बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फैंटेसी आइलैंड। कहानी की शुरुआत में मेडिसन नाम की एक लड़की को फैंटेसी नाम के एक आइलैंड पर किसी से डरकर भागते हुए दिखाया जाता है। वो भागते भागते घर के अंदर पहुंच जाती है और तभी वहां पर रखे हुए फोन की घंटी बजती है। मेडिसन कॉल रिसीव करती है और बताती है कि मुझे किडनैप किया गया है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेडिसन। मेडिसन समझ जाती है कि ये उसी आदमी का कॉल है जिसने उसे किडनैप किया है। इसके बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं और मेडिसन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें टेबल के ऊपर एक नेम प्लेट दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है मिस्टर रॉर्क। कुछ दिनों के बाद इसी आइलैंड पर एक प्राइवेट प्लेन आता है जिसमें 5 लोगों का ग्रुप होता है। दरअसल ये सब एक प्रतियोगिता जीते हैं जिसके लिए इन्हें इस आइलैंड पर भेजा गया है। मिस्टर रॉर्क की असिस्टेंट जूलिया इन सब का स्वागत करती है और इन्हें मिस्टर रॉर्क के पास ले जाती है। मिस्टर रॉर्क इन्हें बताते हैं कि ये एक फैंटेसी आइलैंड है, ऐसा आइलैंड जिसमें तुम अपनी कल्पनाओं को सच कर सकते हो। तुम्हारी जो भी फैंटेसी तुम मुझे बताओ, लेकिन शर्त यह है कि एक इंसान की सिर्फ एक ही फैंटेसी हो सकती है और किसी भी कीमत पर आपको अपनी फैंटेसी को पूरा करना होगा। आपकी फैंटेसी शायद किसी दूसरे के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन मेरा यकीन करो कि आपकी फैंटेसी, आपकी कल्पना की दुनिया बिल्कुल वैसी होगी जैसी तस्वीर आपके दिमाग में है। ये फैंटेसीज, कल्पनाएं कैसे पूरी होती हैं इसके बारे में सिर्फ ये आइलैंड ही जानता है। और अब रॉर्क यहाँ पर इन 5 में से 2 भाइयों को, जिनका नाम जेडी और ब्रैक्स है, एक बहुत ही शानदार पार्टी में ले जाता है। दरअसल इन दोनों की यही फैंटेसी होती है और इनकी फैंटेसी के अकॉर्डिंग इन्हें वो माहौल मिल जाता है। वहीं 5 में से 2 पैट्रिक्स और मिलेनी भी एक दूसरे को अपनी अपनी फैंटेसी बताते हैं। पैट्रिक्स बताता है कि वो आर्मी में जाना चाहता था पर उसकी मॉम ने उसे इजाजत नहीं दी, इसीलिए वो पुलिस में भर्ती हो गया। पर अब वो पुलिस की भी नौकरी छोड़ चुका है। उसकी दिली इच्छा है कि वो आर्मी सोल्जर बने। मिलेनी पैट्रिक्स को बताती है कि बचपन में मेरी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम मेडिसन था। वो मुझे बहुत परेशान किया करती थी, उसकी वजह से सब मुझे पागल समझते थे। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। मेरी मॉम मुझे एक डॉक्टर के पास भी ले गई जो इतनी बातें किया करता था कि मैं उसकी बातों से टॉर्चर होती थी, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा डॉक्टर टॉर्चर। अगर मेरी कोई कल्पना है, मेरी फैंटेसी है, तो मैं अपनी फैंटेसी में मेडिसन से बदला लेना चाहूंगी। तभी यहाँ पर रॉर्क आ जाता है। वो मिलेनी की फैंटेसी जानने के बाद उसे अपने साथ एक लिफ्ट के पास ले जाता है और उसे कहता है कि तुम लिफ्ट से नीचे जाओ। मिलेनी जब लिफ्ट से नीचे जाती है तो देखती है कि वहां पर उसकी बचपन की वही दोस्त जो उसे टॉर्चर किया करती थी और जिससे वो अपनी फैंटेसी में बदला लेना चाहती थी, वो गिलास की दूसरी तरफ होती है। इसका नाम मेडिसन है। कहानी की शुरुआत में जिस लड़की को पकड़ा गया था ये वही लड़की होती है। मिलेनी तो मेडिसन को देख सकती है, लेकिन मेडिसन गिलास के दूसरी तरफ मिलेनी को नहीं देख सकती। यहाँ पर मिलेनी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मशीन के अलग अलग बटन्स दबाओ, और जब वो ऐसा करती है तो मेडिसन अलग अलग तरीके से टॉर्चर होना शुरू हो जाती है। शुरू में मिलेनी को लगता है कि ये सिर्फ एक गेम है, ये उसकी कल्पना के हिसाब से बनाया गया है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि ये कोई गेम नहीं बल्कि ये एक सच्चाई है। वो इंटरकॉम पर बोलती है कि मुझे मदद चाहिए, और तभी गिलास के दूसरी तरफ मेडिसन के पास एक नकाबपोश आता है और वो नकाबपोश मेडिसन को टॉर्चर करना शुरू करता है। मिलेनी इंटरकॉम से उसे ऐसा करने से मना करती है और तभी वो गिलास के पास आता है, अपना नकाब हटाता है। उसका मुंह पूरी तरह से सिला होता है और ये वही डॉक्टर होता है जो बचपन में उसके दिमाग का ट्रीटमेंट कर रहा था, जिसे उसने नाम दिया था डॉक्टर टॉर्चर। डॉक्टर टॉर्चर उसके मना करने पर भी नहीं रुकता। तभी मिलेनी उसे कहती है कि तुम उसके पास जाओ और उसकी उंगली काटो, और जब डॉक्टर टॉर्चर उसके पास जाकर उसकी उंगली काटने लगता है तो वो उसे एक बटन दबाकर इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मिलेनी शीशा तोड़ती है और अपने साथ मेडिसन को उस जगह से लेकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉर्क को दिखाया जाता है जो पैट्रिक को अपने साथ जंगल ले जाता है। वो उसे आर्मी की ड्रेस देता है क्योंकि उसकी कल्पना, उसकी फैंटेसी ये होती है कि वो एक सोल्जर बने। पैट्रिक उस सोल्जर की ड्रेस को पहन लेता है और तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो पैट्रिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो पैट्रिक को अपने कमांडर, अपने लेफ्टिनेंट के पास ले जाते हैं। लेफ्टिनेंट जब पैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि पैट्रिक के पिता का नाम वही होता है जो लेफ्टिनेंट का नाम है। लेफ्टिनेंट और पैट्रिक के बीच में बातचीत होती है जिससे इन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। पैट्रिक के पिता उससे पूछते हैं कि तुमने आखिरी बार मुझे कब देखा था। वो कहता है कि 27 साल पहले, जबकि पैट्रिक के पिता 11 महीने पहले ही घर से निकले होते हैं। दरअसल पैट्रिक अपनी कल्पनाओं में उस समय में चला गया है जब उसके पिता एक मिशन में गए थे जिसका नाम था वेनेजुएला। पैट्रिक अपने पिता को बताता है कि वेनेजुएला मिशन में आपकी मृत्यु हो गई थी। उसके पिता कहते हैं कि वो मिशन कल होने वाला है। और अगली सुबह पैट्रिक
पैट्रिक के पिता जब ये जान चुके हैं कि इस मिशन में उनकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए वो इस मिशन से वापस अपने घर जाना चाहते हैं। पर पैट्रिक उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि आप ग्रेनेड के ऊपर लेट गए थे ताकि आपके साथियों की जान बच जाए। अगर आप वापस चले गए, मिशन पर नहीं गए, तो आपके सभी साथी मर जाएंगे। आप अपने साथियों की जान बचाकर मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए हीरो बन गए थे। मैं नहीं चाहता कि दुनिया आपको कावर्ड कहे। हमें आपके साथियों के पास वापस चलना चाहिए। वहीं अब इस ग्रुप की 5वीं लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस ऑल्सन है। रॉर्क उन्हें अपने पास बुलाता और उनसे उनकी फैंटेसी पूछता है। मिस ऑल्सन बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था। उसने कुछ सालों पहले मुझसे शादी के लिए पूछा था, पर मैंने उस वक्त मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, मेरा अपना परिवार हो, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया। रॉर्क उसे एक कमरे में ले जाता है। ये वही पल होता है जब ऑल्सन के बॉयफ्रेंड ने उससे शादी के लिए पूछा था। यहाँ पर ऑल्सन का बॉयफ्रेंड होता है और वो उससे एक बार फिर से शादी के लिए पूछता है। ऑल्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो रॉर्क के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या है, ये सच नहीं हो सकता। रॉर्क कहता है कि ये है फैंटेसी आइलैंड, अगर तुम मानोगी तो सच होगा। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वो उससे शादी के लिए पूछता है। इस बार ऑल्सन हाँ कह देती है। रात को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि सब कुछ बदला हुआ है। वो रॉर्क के पास जाती है और कहती है कि ये सब एक सपना था। रॉर्क उसके मोबाइल में उसे उसकी बेटी की फोटो दिखाता है और यहाँ पर ऑल्सन की यादों में अब उसकी बेटी की भी यादें जुड़ना शुरू हो जाती है। ऑल्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। रॉर्क उसे बताता है कि इस आइलैंड के बारे में मैंने सालों पहले सुना था। मैंने कई साल लगा दिए इस आइलैंड को ढूंढने में। मेरी पत्नी भी मेरे साथ इस सफर में चली थी, पर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं इस आइलैंड पर पहुंचा तो मैंने चाहा कि काश मेरी पत्नी मेरे साथ होती और वो एक बार फिर से जिंदा हो गई। जब तक मैं इस आइलैंड पर रहूंगा वो मेरे साथ रहेगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारी कल्पनाओं में तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो अब तुम्हारा पति है वो पूरी तरह से सच हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जेडी और ब्रेक्स को दिखाया जाता है जो अपनी फैंटेसी में एक शानदार घर में लड़कियों से घिरे हुए हैं। तभी यहाँ पर इस घर का मालिक आ जाता है जो कि एक ड्रग डीलर भी है। वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ब्रेक्स और जेडी एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ से ब्रेक्स रॉर्क को कॉल करता है और बताता है कि हम पर यहाँ पर कोई गोलियां चला रहा है। रॉर्क बताता है कि शायद उस घर का मालिक आ गया है, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी फैंटेसी को पूरा करना ही होगा। इसके बाद वो फोन काट देता है और अब इस घर का मालिक यानी कि ड्रग डीलर इन तक पहुंच जाता है। हालांकि अभी भी इन्हें ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन जब ड्रग डीलर जेडी का हाथ काटने वाला होता है तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। अभी ड्रग डीलर से कहते हैं कि हमने अपनी फैंटेसी में ये सब कुछ कभी भी नहीं सोचा था। ड्रग डीलर कहता है कि शायद ये मेरी फैंटेसी है, बताओ मेरे पैसे कहाँ पर है। हालांकि इन्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं पता होता, पर ब्रेक्स झूठ बोल देता है कि वो नीचे हैं। इसके बाद ब्रेक्स और ड्रग डीलर नीचे आते हैं जहां पर ब्रेक्स बड़ी चालाकी से इन्हें धोखा देकर एक कमरे में चला जाता है। वहां से वो एक ग्रेनेड लेता है और इन्हें धमकी देता है कि मेरे साथ ऊपर चलकर मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं ग्रेनेड ब्लास्ट कर दूंगा। अब जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर पैट्रिक्स, उसके पिता और उसके पिता के सभी सोल्जर्स आ जाते हैं। पैट्रिक्स जब यहाँ पर ड्रैक्स को देखता है तो हैरान हो जाता है। ड्रैक्स उससे कहता है कि तुम मेरी फैंटेसी में क्या कर रहे हो। पैट्रिक्स कहता है कि ये मेरी फैंटेसी है। दरअसल पैट्रिक्स के पिता की जिस जगह पर मृत्यु हुई थी यानी कि वेनेजुएला, ये वही जगह होती है। अब ड्रग डीलर इन पर हमला कर देते और आपस में मुठभेड़ शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ सोल्जर्स ऊपर जाकर जेडी को छुड़ा लेते हैं। ये कई ड्रग डीलर्स को मार देते हैं, पर कुछ ही पलों के बाद सब के सब दोबारा से ज़ॉम्बीज़ की तरह जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक ब्रेक्स के भाई जेडी को गोली मार देता है। साथ ही सभी सोल्जर्स को भी ये लोग मार देते हैं। और अब इससे पहले कि ये पैट्रिक्स को और ब्रेक्स को मारते, पैट्रिक्स के पिता अपनी जान देकर पैट्रिक्स को और ब्रेक्स को बचा लेते हैं। वहीं जंगल में मिलेनी और मेडिसन को दिखाया जाता है जो इस जगह से निकलना चाहते हैं, पर तभी डॉक्टर टॉर्चर आकर एक बार फिर से मेडिसन के ऊपर हमला कर देते हैं। और इससे पहले कि वो उसे मारते, यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो डॉक्टर टॉर्चर को मार देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी इन दोनों को एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर एक पत्थर होता है। इस पत्थर में मेडिसन को अपनी फैंटेसी दिखती है जिसमें वो अपने पति के पास वापस जाना चाहती है। वो बूढ़े आदमी से पूछती है कि ये कैसी जगह है। वो बताता है कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, 3 हफ्ते पहले मैं यहाँ पर आया था। दरअसल मेरा एक क्लाइंट है जो इस पूरी जगह पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर भेजा था, जिसके लिए उसने मुझे एक अच्छी खासी रकम दी थी। पर जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी फैंटेसीज घटना शुरू हो गई।
मेरी बेटी जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था वो मेरे सामने आ गई, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। पर धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। मेरे पास एक सैटेलाइट फोन था जिसे रॉर्क ने तोड़ दिया, इसीलिए मैं इस जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाया। रॉर्क एक अच्छा इंसान नहीं है, कोई जिए या मरे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे कंट्रोल करना है। इस आइलैंड की सारी शक्ति इस पत्थर से आती है। इस पत्थर से पानी टकरा कर काला हो जाता है और जो भी इस पानी को पीता है वो अपनी फैंटेसी की दुनिया में चला जाता है। यानी रॉर्क ने मिलेनी और उसके चारों साथियों को यही पानी पिलाया था। बूढ़ा आदमी मिलेनी को एक फोन नंबर देता है। वो कहता है तुम यहाँ पर एक गेस्ट हो, जब तुम होटल वापस जाओगी तो इस नंबर पर कॉल करना, 1 घंटे में यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाएगा। इस पानी को तुम आइलैंड से बाहर ले जाना ताकि रॉर्क की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाए। अभी सब के सब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जब ये होटल की तरफ जा रहे होते हैं तभी डॉक्टर टॉर्चर, जो अभी भी जिंदा होता है, वो मेडिसिन के ऊपर एक बार फिर से हमला कर देता है। बूढ़ा आदमी मेडिसिन को बचाने के लिए डॉक्टर टॉर्चर को लेकर पहाड़ी से कूद जाता है, जिससे इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर मिलेनी और मेडिसिन अकेले बचे हुए हैं। तभी मिलेनी को याद आता है कि जहाँ पर मेडिसिन को टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पर एक लाइन ऐसी थी जो मेडिसिन के हस्बैंड के फोन से कनेक्टेड थी। ये उस जगह एक बार फिर से जाते हैं और मेडिसिन के हस्बैंड को कॉल करते हैं और उसे उस पायलट का नंबर देते हैं जो बूढ़े आदमी ने इन दोनों को दिया था। मेडिसिन अपने हस्बैंड से कहती है कि 1 घंटे में पायलट को कहना कि वो आइलैंड पहुंच जाए। वहीं ऑल्सन को दिखाया जाता है जिसने अपनी फैंटेसी में अपने बॉयफ्रेंड को अपना पति बना लिया है और अब उसकी एक बेटी भी है। पर उसे एहसास होता है कि ये वो चीजें नहीं है जो वो अपनी जिंदगी में बदलना चाहती थी। 6 साल पहले उसके घर में आग लग गई थी, जिस वजह से उसके पड़ोस में रहने वाले निक नाम की लड़की की मृत्यु हो गई और वो चाहती है कि वो उस पल को बदल दे। इसीलिए वो रॉर्क के पास जाती है और उसे कहती है कि वो अपनी फैंटेसी बदलना चाहती है। हालांकि रॉर्क शुरू में मना कर देता है पर वो उसे कन्विंस्ड कर लेती है और जब वो दरवाजे से अंदर जाती है तो वो वापस अपने घर में उसी पल में पहुंच जाती है जब उसके घर में आग लगी थी। इस हादसे के वक्त यहाँ पर जेडी और उसका भाई ब्रेक्स भी थे। साथ ही इस वक्त पैट्रिक पुलिस वाला था, वो भी इसी जगह मौजूद होता है। पर इस बार भी वो चाहकर भी अपने पड़ोसी निक को बचा नहीं पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है।